नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। हरियाणा सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले बजट को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा कई मांगे रखी गई हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए एसोसिएशन द्वारा सरकार से अपील की जा रही है और इन मांगों को लिखित में सरकार तक भेज भी दिया है। फरीदाबाद जिले की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की प्रधान डॉक्टर पुनीता हसीजा ने प्रदेश में आईएमए द्वारा उठाई गई मांगों को बजट में शामिल करने की अपील की है। फरीदाबाद जिले की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की प्रधान डॉक्टर पुनीता हसीजा ने प्रदेश में आईएमए द्वारा उठाई गई मांगों को और हरियाणा सरकार को सुझाव दिए हैं कि सिविल हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर उपलब्ध करवाने के लिए आकर्षित पैकेज देने पड़ेंगे, अन्यथा वो इन जॉब्स को ज्वाइन नहीं करते हैं या जल्दी छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि यदि पैकेज अच्छे होंगे तो हमारे डॉक्टर गाँव में भी जाने को तैयार है। दूसरी मांग रखते हुए उन्होंने कहा कि क्योंकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए गंभीर बीमारी के इलाज की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए या तो सरकार द्वारा पीपीपी मोड पर या किसी और तरीके से अस्पताल बनाए जाने बहुत जरूरी है। ये लोग प्राइवेट अस्पताल में महंगा इलाज नहीं करवा सकते। वहीं तीसरी मांग रखते हुए मांग की गई है कि रूरल एरिया में डॉक्टर रोकने के लिए एक्स्ट्रा इंसेंटिव और अच्छी लिविंग कंडीशन और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, सबसे पहले तो हमने ये मांग उठाई है कि हमारा जो हेल्थ केयर बजट है वो बढ़ना चाहिए, जिससे कि जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कंडीशन सुधारी जा सकें। और वहाँ पे जो है या अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा हम कुछ ऐसी जो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस को वहाँ पे इनकरेज कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो पुअर पेशेंट्स हैं, जो गरीब तबका है, जो नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल जा सकता, वो वहाँ पे आके अपना इलाज करा पाए सस्ते दामों पर। लेकिन इसके लिए सरकार को थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ाना ही है। डॉक्टर्स को भी सैलरी में काफ़ी ज़्यादा राइज देना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपको मालूम ही है कि आजकल कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। तो हम चाहते हैं कि उनको गवर्नमेंट को अट्रैक्ट करना पड़ेगा अपनी तरफ की, और ताकि पब्लिक को इन लार्ज प्रॉब्लम जो है वो फेस करने पड़ी वो ना हो। और दूसरा, गाँवों में जैसे हमारी सरकार कहती है हम गाँव में जाएं डॉक्टर्स, तो हमारे डॉक्टर्स काफ़ी तैयार हैं जाने के लिए। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट सर ने भी बोला है कि आप हमें बताइए कहाँ भेजना है डॉक्टर्स को, तो वहाँ पे भेजेंगे। लेकिन वहाँ पे आप पहले लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव कीजिए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए कि सपोज़ कोई इमरजेंसी आ जाए, वहाँ छोटा ओटी या कुछ ऐसा होना चाहिए एट ए टाइम, वो डॉक्टर उस इमरजेंसी को डील करके फिर रेफर कर सके। एम्बुलेंस की सुविधा वहाँ पे। बात करेंगे अगली खबर की। प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी लगाकर अपना रोजगार करने वाले लोगों के लिए जिला अग्रिम मुखिया प्रबंधक द्वारा एक विशेष कैंप नगर निगम मुख्यालय के प्रांगण में लगाया गया, जहां इस योजना के तहत लोगों को विस्तार से जानकारी दी गई कि किस तरह यहां मामूली पेपर वर्क के चलते आसानी से अपने रोजगार के लिए 10,000 का लोन ले सकते हैं। इस मौके पर विभिन्न बैंकों के अधिकारी भी मौजूद रहे। काफी संख्या में पहुंचे महिलाओं सहित लोगों ने इसकी जानकारी हासिल की और लोन के लिए आवेदन किया। इस योजना के तहत अब तक 1,000 लोग यहाँ लोन उपलब्ध करवा चुके हैं और करीब 250 आवेदकों को यहाँ लोन मिलने जा रहा है। जिला अग्रिम मुखिया प्रबंधक अलव मिश्रा ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी लगाकर अपना रोजगार करने वाले लोगों को विस्तार से जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से वह आसानी से 10,000 रुपए का लोन आसानी से ले सकते हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री निधि योजना के अंतर्गत कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें रेहड़ी पटरी वालों को लोन प्राप्त करने के बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में अपना रोजगार खो चुके रेहड़ी पटरी वालों को प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना के तहत 10,000 का लोन दिया जा रहा है और ये लोन सभी प्राइवेट और निजी और प्राइवेट बैंकों के अलावा सर्व ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये लोन लेने के लिए आवेदकों को कोई गारंटी नहीं देनी होती। यह बिल्कुल आसान प्रक्रिया है, जिसके बारे में आवेदकों को जागरूक किया गया है। ये लोन 7% ब्याज दर पर दिया जाएगा। स्वनिधि योजना जो रेहड़ी पटरी वालों यानी स्ट्रीट वेंडर्स के विस्थापन के लिए, जो कोविड के दौरान लॉकडाउन के दौरान जो अपना व्यापार छोड़ के अपने गांव चले गए थे, उनको पुनः उनके व्यापार को पटरी पर लाने के लिए ये 10,000 के ऋण की योजना स्वनिधि के अंतर्गत चलाई गई थी। ये योजना जुलाई 2020 में लागू की गई थी। इसके प्रारंभ में बताया गया था कि 10,000 का लोन बैंक के द्वारा वेंडर्स को दिया जाना है।
जो वेंडर्स समय पे इसका भुगतान करते हैं उनको 7% का एक इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाना है। साथ ही साथ डिजिटल मोड को प्रोत्साहित करने के लिए 100 रुपये प्रति माह, यदि कोई वेंडर 20 रुपये से के ट्रांजेक्शन्स कम से कम 100 एक महीने में करता है तो पहले 100 ट्रांजेक्शन्स के लिए 50 रुपये और अगले 100 ट्रांजेक्शन्स के लिए फिर 50 रुपये। इस तरीके के अगर कोई ट्रांजेक्शन्स 200 करता है, कोई भी वेंडर डिजिटल ट्रांजेक्शन्स 200 करता है तो उसे पर माह 100 रुपये का एक इंसेंटिव मिलेगा, वो उसके खाते में आ जाएगा। आज तक की तो करेंगे अगली खबर का। देश में किसानों के मुद्दों पर जारी सियासत चरम पर है। ऐसे में कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर किसानों की अनदेखी करने के आरोप लगाए हैं और कहा है कि सरकार के इस अनदेखी के परिणाम भयानक आ रहे हैं। सुरजेवाला ने इसी ट्वीट का जवाब सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने अपने चिर परिचित अंदाज में दिया। विज ने सुरजेवाला को निशाने पर लेते हुए कहा कि शायद सुरजेवाला सही ढंग से खबरें नहीं पढ़ते, क्योंकि किसानों ने खुद अक्टूबर तक का समय दिया है, वहीं सरकार के दरवाजे किसानों के लिए हमेशा खुले हैं। विज ने कहा कि चाहे केंद्रीय कृषि मंत्री हो या पीएम मोदी, सभी किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं। किसान नेता राकेश टिकैत इन दिनों अलग अलग राज्यों में महापंचायत कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसानों को दिल्ली पहुंचाने के लिए कह रहे हैं। ऐसे में किसान अब ये खबरें भी आ रही हैं कि किसान दिल्ली के अंदर भी प्रवेश करने की रणनीति बना रहे हैं। इसी मामले को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से मीडिया ने सवाल किया तो विज ने किसान नेता राकेश टिकैत पर तंज कसते हुए कहा कि अब टिकैत की बात कोई नहीं मानता। इतना ही नहीं, अब टिकैत की बात उनके अपने नेता ही नहीं मानते और इनके अपने नेता में ही मतभेद है। नहीं, मोदी सरकार ने तो कह रखा कि हमारे दरवाजे खुले हैं। अब किसान ही कह रहे हैं कि हमारे पास अक्टूबर तक का टाइम है। तो सुरजेवाला जी पढ़ते नहीं ना सही ढंग से सारी अखबारें पढ़े और उसमें देखें कि किसानों ने कहा कि अक्टूबर तक का समय है, जबकि हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं और मोदी जी हैं उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे तो हमेशा खुले हुए हैं, जाओ बात कर लो। करेंगे अगली खबर का। फरीदाबाद के 2 सेक्टर की रहने वाली किन्नर संजना बाई ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1,21,021 रुपए दिए हैं और वहीं वो गौशाला भी चलाती हैं। किन्नर लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा राम मंदिर के लिए दान दे। दिखाई दे रहा नजारा सेक्टर 2 स्थित किन्नर समाज बाई के घर के समीप का है, जहां उन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण हेतु 1,21,021 रुपए नगद दान देने की घोषणा की है। बता दें कि ऐसा करने वाली वे फरीदाबाद की पहली दानदाता हैं जिन्होंने 1 लाख से ऊपर किन्नर होते हुए राम मंदिर के लिए दान दिया है। किन्नर संजना बाई एक गौशाला भी चलाती हैं जो उन्होंने हरियाणा के कैथल में चलाई हुई है। दान राशि लेने पहुंची गोरक्षक वाहिनी के अशोक बाबा ने बताया कि संजना बाई पहले से ही धार्मिक किस्म की रही है, जिन्होंने दान देने के साथ साथ लोगों से अपील भी की है कि वे भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण हेतु अधिक से अधिक दान दें ताकि जल्द से जल्द भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो सके। जो भी ईश्वर के नाम से जो भी मेरे हाथों से या मेरे खैरतल वासी जो मेरे भाई हैं पूरे समस्त खैरतल की तरफ से जो भी एक धनराशि गई है राम मंदिर के लिए, उसका सबसे पहले मैं अपने खैरतल वासियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे इतना काबिल बनाया, इतना मुझे सम्मान दिया जिससे आज मैं ये एक छोटी सी धनराशि दान में दे सकी। आपने रामलला के मंदिर के लिए कितनी धनराशि दी है? 1,21,121। आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि ईश्वर ने इस काबिल बनाया है, राम जी की कृपा से आज हम यहाँ हैं और आज उन्हीं का ही वास बन रहा है, उनके रामलला का ही मंदिर बन रहा है और उसमें हम कुछ भी ना कर पाए तो व्यर्थ है इस जीवन। कांग्रेस की छात्र संघ इकाई एनएसयूआई ने भी अब सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। एनएसयूआई ने पूरे देश में नौकरी दो या डिग्री वापस लो अभियान की शुरुआत की है और अब यह अभियान हरियाणा में भी एनएसयूआई में जोरों शोरों से शुरू हो गया है। पूरे प्रदेश में सबसे पहले इस अभियान को गुरुग्राम से लॉन्च किया गया, जहां बीजेपी की मनोहर सरकार पर एनएसयूआई ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की तरफ से युवाओं के साथ नौकरियों में भेदभाव किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश का युवा लाखों रुपए खर्च
कर डिग्री लेता है, लेकिन सरकार उनको नौकरी नहीं दे पा रही है। NSUI की तरफ से एक नंबर जारी किया गया है, जिससे प्रदेश के युवाओं से मिस कॉल मारने की अपील की गई है, जिसके पास डिग्री है लेकिन सरकार उनको नौकरी नहीं दे पा रही है। गुरुग्राम के बाद इस अभियान को प्रदेश के तमाम जिलों में भी शुरू कर दिया जाएगा। NSUI की छात्र इकाई बूथ लेवल से लेकर ब्लॉक समिति, उसके बाद प्रदेश और पूरे देश भर में इस अभियान को चलाना चाह रही है। NSUI हरियाणा की माने तो हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, जो कि 35% है, और पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार कहीं है तो वह हरियाणा है। इसी को मुक्त बनाते हुए NSUI ने हरियाणा की खट्टर सरकार को भी जमकर घेरा और आरोप लगाया कि यह सरकार युवा को नौकरी नहीं देना चाह रही है। गुरुग्राम से इस अभियान की शुरुआत की गई है। CM के घर का घेराव करेंगे CM साहब का, फिर उनको डाटा देंगे। आज बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है कि ये कह देते हैं कि भाई पकौड़े तलो। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। अभी शीतला माता मंदिर में मेला चल रहा था कुछ दिन पहले। एमटेक लड़का पर पार्किंग की पर्ची काट रहा था। गुड़गांव गांव का एमटेक लड़का पार्किंग की पर्ची, तो मतलब इन्होंने कहीं भी सेंसिबल चीज़ें छोड़ी ही नहीं। हरियाणा में वैसे नौकरियों को लेकर तो सरकार ने अच्छी पहल की है। मैं सब अभी 3-4 महीने पहले ग्राम सचिव का पेपर लीक हुआ इन लोगों ने कैंसिल कर दिया। ठीक है, पीटे इस तरीके से फीस में भी वृद्धि हुई है पिछले 6 साल में कि कितनी एक मेहनत की कमाई एक अपनी लगाकर एक डिग्री हासिल कर भी वो युवा आज सड़क पर बेरोजगार घूम रहा है। और ख़ास तौर पर हरियाणा में इसकी ज़्यादा बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि इस पूरे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है तो वो हरियाणा में है। और अगर पूरा मैं हिसाब लगाऊं तो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास की जनसंख्या हरियाणा की है। तो आप लगा लें उसके हिसाब से कितना, लगभग 35% कहते हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी दर है, तो कितना देश का हरियाणा का युवा और छात्र आज बेरोजगार है। तो इसकी ज़रूरत पड़ी। हमारे कैंपेन है नौकरी दो डिग्री वापस लो। अगर सरकार नौकरी देने पर विफल है, प्रदेश की खट्टर सरकार और हमारे देश की मोदी सरकार, तो जो युवा है उसकी डिग्री का क्या काम। वो डिग्री लेकर भी अगर बेरोजगार है आदमी, और एक छात्र छात्राएं शिक्षा इसलिए लेता है कि उसे एक अच्छा रोजगार मिले, एक अच्छी नौकरी मिले। तो वो जब उसमें विफल है तो देश का जो युवा है वो अपनी डिग्री इस खट्टर सरकार के सामने लेके जाए और देश के प्रधानमंत्री के सामने लेके जाए और वो डिग्री वापस करें। और इसमें हमने एक मिस कॉल नंबर भी अपना शुरू करा है। अगली खबर की ओर, रोहतक जिले के लाढ़ौत गांव में खेत में पानी देने का युवक की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण एक दिन पहले हुआ झगड़ा बताया जा रहा है। घटना की सूचना के बाद सदर थाना पुलिस व FSL की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। पुलिस ने मृतक के भाई राजकुमार के बयान पर दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक PGI भेज दिया गया है और पुलिस का दावा है कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लाढ़ौत गांव का रहने वाला 28 वर्षीय सुनील रात को खेत में पानी देने के लिए गया था। ये सुबह घर नहीं लौटा तो उसका भाई राजकुमार खेत पर पहुंचा, जहां उसने देखा कि सुनील का शव खून से लथपथ अवस्था में खेत में पड़ा हुआ है, जिसकी लाठी व डंडों से हमला करके हत्या की गई है। इसकी सूचना पुलिस को दी। सदर थाना पुलिस व FSL की टीम मौके पर पहुंची और जाँच पड़ताल की। सदर थाना प्रभारी शमशेर सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंच गए और यहां आकर उन्होंने देखा कि सुनील की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई है। फिलहाल उन्होंने मृतक के भाई राजकुमार के बयान पर केस दर्ज कर लिया है और प्रारंभिक जांच शुरू कर दिया। जांच में पता चला कि सुनील का किसी के साथ झगड़ा हुआ था। इसी झगड़े के चलते उसकी हत्या की गई है। करीब 9 बजे ही कंट्रोल से फ़ोन आया था कि भाई गाँव लाढ़ौत में जो ना कोई झगड़ा हो गया है। झगड़े का एक आदमी मौके पर जो डेड हो गया है, दूसरे को चोट लगी है, उसको हॉस्पिटल ले गए। तो सूचना पाकर हम मौके पहुंचे थे। यहाँ पर देखा भाई एक आदमी की जो है डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसके शरीर का जो काफ़ी चोटें डंडे से लाठियों से उसके ऊपर वार किए गए हैं और आगामी कार्रवाई हम कर रही है। शनाख्त हो पाई है? हाँ, शनाख्त होगी। ये गाँव लाढ़ौत का रहने वाला है। इसके भाई जो है राजकुमार और काला ने कहा कि भाई मेरा भाई है, रात को पानी लगा रहे थे खेतों में ही और रात को झगड़ा हुआ है। अब सुबह आगे किसी ने देखा है कि भाई इस तरह से किसी ने जो है चोट मारी है। अभी जो है जांच चल रही है, बाकी आगे देखते क्या आता है इसमें सामने। सर, मृतक का क्या नाम है और क्या रिश्ता है? इसका मृतक का नाम है अपना सुनील, ऐसा कुछ नाम है इसका। और बाकी क्या है कि भी ये बता रहे हैं कोई झगड़ा भी हुआ है दिन में किसी के साथ।
बाकी देख लेते हैं अभी जांच में क्या सामने आता है। BVM न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। या बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज। नमस्कार।